नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार रोज रोज घर वापसी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री ज्यादा हैं और देश के प्रधानमंत्री कम। ऐसा क्यों है जबकि 27 साल से भाजपा की सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार है। पहले लोकसभा है, फिर विधानसभा है और उसके बाद नगर पालिका भी उन्हीं के पास है। फिर क्या जरूरत पड़ जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को इतना ज्यादा और बार बार गुजरात जाने की? क्या वाकई हार का डर लगने लगा है? आइए इस बात को समझते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय हम आपका डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से कराएं। वह प्रोफेसर हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में और उसके साथ साथ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन बातों को वह बखूबी जानते और समझते हैं। उनके साथ हमारे साथ जंजवार के गुजरात सहयोगी दत्तेश भावसर हैं। वह भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार लंबे समय से चुनाव कवर करते हैं। बातचीत की शुरुआत अशोक जी आपसे कि आखिरकार प्रधानमंत्री 27 साल के विकास की रूह क्यों नहीं दिखा पा रहे गुजरात की जनता को, जो बार बार उन्हें लौटकर कहीं स्कूल जाना पड़ता है, कभी कोई उद्घाटन करना पड़ता है? कारण क्या है? मोदी साहब जो है 19 साल गुजरात में, तो जो उनका मुख्य ये है कि काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत प्रचार कर दिया, आवश्यकता से ज्यादा प्रचार कर दिया और प्रचार पे इतना वो आत्ममुग्ध हो गए और उनके इर्द गिर्द ऐसी ब्यूरोक्रेसी के लोग और मीडिया के ऐसे चाटुकार लोग जुड़े हुए हैं जो उनको भी आत्ममुग्ध किए हुए हैं, जो वो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में क्या किया है पिछले ये 27 साल में बीजेपी के शासन में। आप शिक्षा का कह रहे हैं कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिस्तरीय सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि गुजरात मॉडल फिर क्या चीज है? गुजरात मॉडल के नाम पर ही तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इस समय सरकार है। ये एडवर्टाइजमेंट के आधार पे किया गया है, मीडिया का पूरा हाइप है। वास्तविक स्थिति तो गुजरात के लोग बताएंगे। गुजरात में जो 6 करोड़ गुजराती है, आपको जान के बड़ी ताजुब होगा कि जो 6 करोड़ गुजराती है उसमें तो 1 करोड़ पर प्रांतीय लोग हैं जो वहाँ मजदूरी में, नौकरी में, तरह तरह के लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं, जो खास करके राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लोग आए हुए हैं। रही 5 करोड़ में तो 50 लाख तो देश में रहते ही नहीं है। जो गुजराती हैं वो देश से बाहर रहते हैं और जो 50 लाख जो लोग, जो मतलब कि इनके 1 करोड़ लोग के आसपास में कोली समुदाय है, जो कहीं पे उत्तर गुजरात में उनको ठाकुर ठकरड़े बोलते हैं। आप उनकी जाके आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति देखें, उनकी महिलाओं की स्थिति देखें कि बुटलेगिंग से उस समाज में कितनी औरतें विधवाएं हो चुकी हैं, कितनी विधवाएं जो गुजरात में सबसे बड़ी संख्या किसी एक समाज में है, तो वो कोली समाज, ठकरड़ा समाज, छारा समाज, ये क्या बोलते हैं, बागरी समाज, ये लोग अवैध दारू के में संलिप्त होने के, दारू पीने के वजह से आज बर्बाद हो चुके हैं। उनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास में है। आप उनके हालात देख लीजिए। गुजरात में सबसे दूसरी बड़ी संख्या आदिवासी समाज की है, जो करीब आसपास में 90 लाख के आसपास में है वो लोग। वो देख लीजिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट से कितना विस्थापन हुआ है, कितना मजदूरी में लोग गए हैं और वहां के आदिवासी विस्तार का, शिक्षण का व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था देख लीजिए आदिवासी विस्तारों में। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विकास हुआ। आइए इन गुजरात के पाटीदार समाज के बारे में बात करते हैं, जो अंदाजन 75 लाख के आसपास में है। उन किसानों को, ऐसे तो वो शूद्र लोग हैं, ओबीसी में होना चाहिए, लेकिन वहां की अलग परिस्थिति होने से वो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन वो किसान है। उन किसानों का भी वर्गीकरण कीजिए, उस समुदाय का भी, तो कितना प्रतिशत लोग व्यापार में है, कितना प्रतिशत लोग नौकरी में है और कितना प्रतिशत गरीबी के नीचे जूझ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा सुसाइड जो रेट है किसानों में, वो पाटीदार पटेलों में है।
तो ये आपको हकीकत में एक एक करके बता रहा हूँ। माइनॉरिटीज की तो आप हालत छोड़ दीजिए, पसमानदा जस्टिस राजेंद्र सच्चर का कमीशन का तो रिपोर्ट आ मतलब गया है, आपका ये कहना मिश्रा की है कमीशन की कि रिपोर्ट आ गया है। आपका ये कहना है कि ये सारी जो दिक्कतें हैं अलग अलग समुदायों की, वह 27 साल में उनके लिए काम नहीं हुए हैं, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी को आकर प्रचार और जी प्रसार जी करना जी, पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी, सही फरमा रहे चलिए हैं। हम इस सवाल को थोड़ा सा दत्तेश भावसर से भी समझते हैं। दत्तेश, आप लगातार सक्रिय रहते हैं पत्रकारिता में और चीजों को देख रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र का है, आखिरकार उसे भय क्या है, जो उसी राज्य में बार बार जा रहा है जहां से खुद गृह मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, 27 साल से भाजपा की सरकार है, क्या नहीं किया है? क्या वाकई इस बार हार का डर ज्यादा सता रहा है प्रधानमंत्री मोदी को? सबसे बड़ी बात यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि काम तो जी बहुत हुआ नहीं है, काम के प्रचार के नाम जी पे यहाँ पर सत्ता में आए हुए लोग हैं। यही जो मॉडल है पूरा हमने पूरे देश में देखा कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं क्या ऐलान होता है, लेकिन अंततः उसके जड़ में जाते हैं तो लोगों को मतलब कुछ ही नहीं मिलता। अभी बड़ा जो मुद्दा हुआ, जो फ्री की रेवड़ी की बात हुई, वह जी। बात होती है, लेकिन अभी भी पूरे गुजरात में गरीब कल्याण मेले होते हैं, उसमें भी लोगों को फ्री में ही सारी चीजें दी जाती है। तो ऐसे करके लोगों को आकर्षित किया जाता है। हम बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ने भी मतलब ये बताया, हम भी दत्तेश जी, यहाँ अगर पे जो इसको समझें, थोड़ा सा रुकूंगा मैं, कि ये बांटे तो जी, वो जन कल्याण है और दूसरी सरकारें बांटे तो रेवड़ी। थोड़ा बात और हाँ छोड़िएगा। सही, जानकारी ये है कि जो बाटला कहते हैं आपके यहाँ गुजराती में, यानी जी, गैस का सिलेंडर, वो भी शायद 2 दिया जी, जा रहा है, और दूध की कीमत भी जो अमूल ने बढ़ाया और 2 रुपया नहीं बढ़ा है। क्या ये भी चुनाव के मैं लिए उसी किया गया है? जी जी उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। जैसे जो फ्री की रेवड़ी है वो दूसरों के लिए रेवड़ी है, लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए थे, उनको साल में हम्म, 2 गैस के सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। ये बात आपने सही पकड़ी कि पूरे देश में अमूल दूध के दाम बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ गुजरात में ही अगर नहीं बढ़ते तो सिर्फ इसी इसको भी बार कहीं नहीं ना बढ़े कहीं। हैं, बाकी बढ़ते हैं। जी जी जी, हाँ इस बार तो इसको बिल्कुल हम हाँ चुनाव से तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय हम्म, मैं आपको बता दूं, 2017 के चुनाव में भी जब मैं कवर कर रहा था, तब नरेंद्र मोदी की कुछ 110 सभाएं प्रस्तावित थी गुजरात में। अगर मुझे ये मानता है, अगर देखिए, और दूसरी चीज भी मैं बताऊंगा, अगर गुजरात में बीजेपी नेताओं की बात करें तो हम जैसे लोग तो यही मानते हैं कि 1 से 20 नंबर तक नरेंद्र मोदी आते हैं, 20 से 40 नंबर तक अमित शाह आते हैं, और 41 नंबर से बाकी जो भी नेता है उनका क्रम चालू क्या होता बात है। है! ये बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन अ, है कि 1 से 20 तक अकेले मोदी, 20 से 40 मोदी तक भी है। अमित शाह, और उसके बाद पटेल जी साहब या जो साहब भी राज्य में है वो है। सर, वो भी जी अगर आपको बताए, देखिए पिछले समय की बात करें तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। आनंदीबेन की सरकार बदली गई, उसके बाद विजय रूपाणी साहब आए, उनको भी बदला गया। तो ये जो बुरे काम का ठीकरा है वो उन लोगों के ऊपर फोड़कर अपनी छवि स्वस्थ रख के और उसी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जी गुजरात में आज भी डॉक्टर साहब शायद उनके नॉलेज में नहीं रहा होगा कि आज भी तीसरा या चौथा बच्चा कुपोषित है। हालांकि उससे उस मामले में कहीं पर भी कोई चर्चाएं नहीं होती। गुजरात अच्छा, में आज गुजरात में भी हर जैसे, चौथा बच्चा कुपोषित है? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल और सही बात उसको है। छिपाने के लिए जो आईसीडीएस है, आईसीडीएस ने कुपोषित बच्चों की व्याख्याओं में चेंजेस कर दिया, ताकि जो बच्चों को जो संख्या कम की जाए। इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन हर साल जो स्कूल प्रवेश महोत्सव होता है उनमें से लोगों से अनाज डोनेशन में लिया जाता था और उनसे बच्चों को पोषण दिया जा सकता था। अब यह जो बात है, जो मेरे हमारे जो गुजरात के मीडिया वाले मित्र हैं वो शायद उजागर करने में इतने सक्षम नहीं है। कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन जी यह गुजरात की सच्चाई है। हमने 2 दिन पहले भी हमने जो स्टोरी डाली थी, आपको ज्ञात होगा कि दलित समाज के एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई। बिल्कुल। एक बार सीधे से उनको रौंदा गया, एक बार रिवर्स में उनको रौंदा गया। फिर भी जो अगले समाज के लोग हैं उस मुकदमे में जो 302 और 307 की धाराएं खत्म करने के लिए रैलियां कर रहे हैं और प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं।
तो यह गुजरात की सच्चाई है। आज की तारीख में भी अगर देखें तो जो वंचित, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर तो कितने ही अत्याचार हो चुके हैं। वह अगर बोलने को निकलते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया था। पिछले साल हमने देखा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अगल बगल में जो आंदोलन हुआ था, कैसे उस आंदोलनों को कुचला गया था, वह भी हमने स्टोरी की थी। यह तो गुजरात की अगर सच्चाई है। दतेश आपकी जी। बात जैसे जो कहा और अशोक जी आप भी जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 27 साल में जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो त्रिस्तरीय ट्राई लेयर सरकारें हैं उनका पोल पूरी तौर पर खुल चुका है। तो ऐसे में क्या सिर्फ इसी को ढकने के लिए बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं? तब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री इस बार ढकने में फिर एक बार सक्षम होंगे? अशोक जी, सवाल आपसे। नहीं नहीं नहीं, इस बार तो सक्षम नहीं होंगे, है ना। जी वो उनका जो प्रचार माध्यम है, प्रचार मीडियम है, और उनके जो प्रचारक हैं वो जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो अभी उनका एक बी टीम आए हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ में उनका गुप्त समझौता हो गया है, ठीक है ना। जी वो इसलिए हुआ है कि इस बार जो पटेलों में, जो व्यापारियों में, और जो वहाँ के दरबार कम्युनिटी है, और जो ओबीसी के लोग हैं, उसमें बहुत असंतोष फैल गया है। और ये असंतोष कई, मतलब कि हर समुदाय में असंतोष है। सामाजिक, जी संवैधानिक समुदाय का वर्गीकरण देखे, शेड्यूल कास्ट के साथ में पूरे गुजरात में जो हुआ, जिसका नतीजा है जिग्नेश, है ना, जी आगे कहने की जरूरत नहीं है। जी गुजरात में जो आदिवासियों के साथ में हुआ, जो अभी दातेश भाई कह रहे थे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आदिवासियों को जेल में पूरा गया, जी ये दूसरा उदाहरण है। पाटीदार आंदोलन बेसिकली रोजगार और लाइवलीहुड, पाटीदारों समाज के जुड़ा हुआ आंदोलन था, जो किसानों का आंदोलन था, उसका हस आपने वो अब नहीं ढक सकते। मुस्लिम लोगों के साथ, बिल्किस बानो के साथ में अभी तो कल चिट्ठी भी आ गई सर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि कैसे अमित शाह ने चिट्ठी लिख के दिया कि वो जिन लोगों को छोड़ा गया है वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और वो ऐसा कृत नहीं करेंगे मनुस्मृति के अनुसार। ये जी जवाब दिया जा रहा है, इस आधार पे उनको समय से पहले छोड़ा गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में है और वो इस तरह के अच्छे आचरण किए, अच्छा, इसलिए उनको छोड़ा गया। ये चिट्ठी कल आ गई है, कल मैंने देखा था कहीं, है ना। तो जी ये भी इनका पोल खुल गया है। तो आप ये सामाजिक कैटेगरी भी, आपको मच्छी मार्क लोगों का देख लीजिए गुजरात में क्या हाल है। जो नमक बनाने वाले जो व्यापारी है या उनके जो मजदूर है, जिनको अगरिया कहा जाता है, आप उधर से ही दतेश जी आते हैं, मेरे से बेहतर तरीके से जानते हैं, नमक का इलाके से ये खुद आते हैं। जी तो ये सब जो सेक्टर, जो वहां पे जो इंडस्ट्रियल, जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, वहां पे जाके छोटे व्यापारियों से, बनियों से पूछिए, वो सब धीरे धीरे ये नंगे हो चुके हैं और इनको मालूम है, फिर ढकने की जी कोशिश कर रहे हैं अपने 27 साल की करतूतों को। इस बार ढकने वाला नहीं है। और वो जीतने की जो साजिश, एक तो ईवीएम का सवाल है, गुजरात में लोग नहीं उठा रहे, लेकिन ईवीएम का खेला तो जबरदस्त कर रहे हैं। आज का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में एक अभी चिट्ठी आया है कि बड़ा जी प्रधान आवे छे तापी जिला में, कि सभी कॉलेजों को चिट्ठी लिखा गया है कि तुमको वहां पे हाजिर रहना है। इंस्ट्रक्शन अच्छा। से वाइस चांसलर को, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी को, मैं चिट्ठी आपको भेज दूंगा। दत्तेश भावसर से एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं, बातचीत की एक सीमा है, छोटी सी एक टिप्पणी करिएगा कि इन तमाम दिक्कतों और बुराइयों के बावजूद क्या लगता है कि 27 साल की भाजपा की सरकार के लिए इस बार, जाने की बात तो हम अगली किसी बातचीत में करेंगे, क्या बड़ी चुनौती कोई पेश आ रही है भाजपा के लिए, खासकर आम आदमी पार्टी की दखल के बाद? हाँ, बिल्कुल ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी जो अभी ग्राउंड पे काम कर रही है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव से ग्राफ बढ़ा है। लेकिन मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की सभा में कितनी भीड़ जुटती थी, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ? यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की आज मुझे दिख रही है कि उनकी सभाओं में भीड़ तो बहुत जुट रही है, लेकिन क्या वह भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? पूरे देश में अगर देखें तो लोग यही सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शायद वहां जीत जाए।
यूपी का चुनाव हमारे पास है, अरविंद केजरीवाल काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन लोगों को यह बात जाननी होगी कि लोग किसको ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं। कांग्रेस यह मान रही है कि कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी भी यह मान रही है कि शायद कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी नुकसान करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की अभी जमीनी स्तर पर बात करें तो जो बड़े शहर है वहां पर पैठ अच्छी है बनस्पत गांवों के। गांव में कांग्रेस मजबूत है और सिटी में बीजेपी मजबूत है, तो मेरा यह आंकलन है कि बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी उतना ही नुकसान करेगी जितना कि कांग्रेस को करेगी। और बड़े शहरों में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल वहां पर मुझे दिख रहा है कि बीजेपी को भी नुकसान करेगी। छोटी एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे कुछ दिन पहले हमने पूरे सौराष्ट्र का दौरा किया, तो वहाँ हमने लोगों से जाना, ठीक है बीजेपी का बहुत विरोध है, लेकिन लोग यह भी जान रहे हैं कि कांग्रेस अभी लड़ाई में नहीं है, तो ये लोगों से हमने थोड़ा जाना। जो कि सौराष्ट्र है, चलिए, हम चाहते हैं कि इस पर अलग से बातचीत करें दत्तेश जी और अशोक जी कि आम आदमी पार्टी की क्या पैठ है। आज जो बातचीत का मुद्दा था वो ये कि एक प्रधानमंत्री जिसकी ट्राई लेयर 3 लेयर की सरकारें या संस्थाएं चल रही हैं गुजरात में, वह बार बार क्यों लौट कर आते हैं अगर इतना ही बड़ा काम किया है। और अगली बातचीत जाहिर तौर पर हम किसकी पैठ और क्या वाकई दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है आम आदमी पार्टी, इस पर करेंगे। फिर मुलाकात होगी, आज इतना ही। जन ज्वार जनता की